गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th आईएससी और सीबीएसई के लिए जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, ये मैं आप आज डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले इसको जानने के पहले हम सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है। देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अगर कोई प्लेन सरफेस है पॉलिश्ड, प्लेन सरफेस पॉलिश, तो ये नॉर्मल होता है। परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। और जो लाइट इंसिडेंट होती है किसी एंगल पर, उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है अगर प्लेन सरफेस है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन। मगर यहाँ पर रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। हमारा सरफेस पॉलिश्ड नहीं होना चाहिए, हमारा सरफेस विदाउट पॉलिश होना चाहिए। ये अगर नॉर्मल है, अगर ये मीडियम पहला एयर है और ये दूसरा वाटर मान लीजिए, तो एयर रेयर मीडियम होता है और ये डेंसर मीडियम होता है। ये सब जानते हैं हम लोग, क्योंकि एयर की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए रेयर मीडियम इसको कहते हैं और इसको डेंसर मीडियम कहते हैं। तो अगर कोई लाइट किसी एंगल पर स्ट्राइक करती है प्लेन सरफेस पर, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट ना हो करके रिफ्रैक्ट होती है। और रिफ्रैक्शन में हमेशा याद रखेंगे आप कि जो लाइट सीधी जानी चाहिए थी वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो यहां लिख सकते हैं बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट जो है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो उसको नॉर्मल की तरफ बेंड होना पड़ता है। यही कहानी अगर उल्टी होती, यानी रिवर्स कर दिया जाए, ये डेंसर मीडियम हो और ये रेयर मीडियम हो, डेंसर मीडियम कहें तो वाटर कह सकते हो, और ये हमारा एयर हो, तो जो लाइट हमारी आ रही थी उसी एंगल पर वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। यहां पर जो होगा वो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये घटना हमारी रिफ्रैक्शन में दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। हालांकि घटनाएं तो बहुत सारी होती हैं, अभी हम सिर्फ दो ही की बात करेंगे कि अगर यहां पर रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो वो बेंड हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल, और यहाँ पर अगर इस मीडियम यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ समझनी जरूरी है। अब ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ होती क्यों है कि बेंडिंग या अवे क्यों होता है? क्योंकि जब लाइट, देखिए एयर में या वैक्यूम में स्पीड हमारी लाइट की, मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट c है, इसको c कहेंगे, और ये 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। जब लाइट एयर से वाटर में या कहीं भी मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? लेस हो जाती है। स्पीड जो है एयर के मुकाबले में लेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। चूंकि स्पीड यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी, जैसे ही ये डेंसर मीडियम में गई तो ये उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जब कम होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। यही अगर हम यहाँ बात करते हैं, डेंसर मीडियम में अगर आ रही है तो डेंसर मीडियम में जैसे ही रेयर मीडियम में आएगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड इंक्रीज होने की वजह से ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो कारण इसका यही है क्योंकि स्पीड जो लाइट की है वो डिक्रीज या इंक्रीज होती है, उसी के हिसाब से उसका बेंडिंग या अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है। ये इसका मुख्य रीजन है, ये इसका मुख्य आधार है कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है। अब दूसरी बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा। तो यहाँ पर कंडीशन है कि अगर मान लीजिए लाइट आपकी किसी एक मीडियम से, मान लीजिए यहाँ एयर है और यहाँ भी एयर है,
और अगर आपने लाइट किसी एंगल पर इसको थ्रो करी तो उसी एंगल पर ये सीधी चली जाएगी, इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मीडियम सेम है। अगर मीडियम हमारा सेम है, मीडियम सेम है तो कोई बेंडिंग नहीं होगी, नो रिफ्रैक्शन। ये इसका पहला पॉइंट है कि रिफ्रैक्शन किन कंडीशन पे नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा? जब हमारी इस मीडियम और इस मीडियम में कोई भी डिफरेंस ना हो। अगर ये वाटर है तो ये भी वाटर रहे, ये ग्लास है तो ये भी ग्लास रहे, ये एयर हो तो ये भी ये एयर रहे। तो जब ऐसा हो, दोनों मीडियम सेम पोजीशन में होंगे तो हमारा बेंडिंग नहीं होगी, इसका मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन में रूल है कि स्पीड लाइट की जो है वो चेंज हो। अगर चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, इस घटना को हम रिफ्रैक्शन नहीं कहेंगे। दूसरा कंडीशन हो सकती है कि अगर लाइट को हम नॉर्मल के थ्रू ड्रॉप करें, ऐसे अगर लाइट हम डालें तो वो लाइट क्या होगी, बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी, बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन उसका नहीं होगा। जो यहाँ स्पीड है वही उसकी स्पीड यहाँ होगी, इसका मतलब नो रिफ्रैक्शन। नो रिफ्रैक्शन, नो चेंज इन स्पीड। ये दो मुख्य कारण हैं, ये दो मुख्य रीजंस हैं जिनका हमें रिफ्रैक्शन नहीं मिलता है। तो ये कभी कभी आता है एग्जामिनेशन में, राइट द कंडीशन वेयर देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम वन मीडियम टू ट्रेवलिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। तो इसको देख लें और इसके बाद हम दूसरा बात करेंगे। दूसरी बात का मतलब नेक्स्ट इसमें टॉपिक आते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, ये बहुत जरूरी है। इसमें दो रूल आते हैं, रिफ्रैक्शन में दो रूल होते हैं। तो सबसे पहला रूल बता रहा हूं मैं, फिर दूसरा रूल बताऊंगा। दूसरे रूल को स्नेल्स रूल भी कहते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट रूल की बात करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए पहला सबसे रूल है, सबसे पहला रूल कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है उसका, तो देखें ये हमारी मान लीजिए ओ ए लाइट है और ये ए बी रिफ्रैक्टिव जो रिफ्लेक्ट होकर के लाइट जा रही है वो ए बी है। ये एन और एन डैश नॉर्मल है। तो पहला रूल ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब कोई एक प्लेन है मान लीजिए आपका, इसी प्लेन में सारी घटनाएं होंगी। लाइट आएगी, इंसिडेंट होगी, लाइट रिफ्रैक्ट होगी और नॉर्मल यहीं पर लाई करेगा। तो ये सारी चीजें जो है एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगी। कोई भी प्लेन हमारा इसमें अलग नहीं होगा कि पता लगा हम लाइट यहां डाल रहे हैं और रिफ्रैक्शन हमारा इस प्लेन में हो रहा है या रिफ्रैक्शन हमारा इस प्लेन में हो रहा है। रिफ्रैक्शन भी उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में आप लाइट इंसिडेंट करेंगे। तो ये पहला रूल है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। दूसरा रूल की बात करें तो सेकंड रूल कहता है, देखिए सेकंड रूल को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, तो इसलिए इसको स्नेल्स लॉ भी नाम दिया जाता है। तो स्नेल्स लॉ में सबसे पहले मान लीजिए किसी एंगल पर लाइट आती है, ये एंगल आई ले लें और रिफ्रैक्शन होता है तो इस एंगल को हम आर कह दें। तो रूल ये कहता है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी साइन आई, ये जो एंगल है इसको साइन आई बोलेंगे और इस एंगल को साइन आर बोलेंगे। ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसका बहुत बड़ा मतलब है, सबसे पहले लाइट हमारी मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक क्यों कह रहा हूं मैं, मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक ही कलर की। अगर आप रेड ले रहे हैं तो रेड के लिए ही ये कांस्टेंट रहेगा
और अगर ब्लू ले रहे हैं तो ये ब्लू के लिए कांस्टेंट रहेगा, व्हाइट लाइट के लिए नहीं रहेगा क्योंकि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो इसलिए अगर रेड लाइट आप डालेंगे, मान लीजिए इसका एग्जांपल समझिए क्या मतलब हुआ। अगर आपने 30 डिग्री पे रेड लाइट दिए डाला, मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, आपने सबसे पहले रेड लाइट डाली वो भी 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम समझाना चाहते हैं कि अगर आपने रेड लाइट डाली, आई आपने लिया 30 डिग्री, आर आपका आया 20 डिग्री, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान लीजिए 1.2 आया। सपोज आपने आई डाला 30 डिग्री, आर आया 20 डिग्री, इसका जो रेशियो आएगा वो मान लीजिए 1.2 आता है। इसी तरह से अब आई चेंज किया आपने, आई चेंज किया कितना, आई कर दिया आपने 35 डिग्री, आर आपका 25 हो गया, जो इसका आंसर आएगा वो भी 1.2 ही आएगा। ये एक्सपेरिमेंटेड है, ये ऐसा हम नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंट किया गया है। आई 30 डाला आपने, आर 20 आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 आया। आई 35 डाला आपने उसी रेड कलर की, आर 25 आया, इसका रेशियो आप फाइंड करेंगे आपको 1.2 मिलेगा। इट मीन्स हर बार जो इसका रेशियो है वो कांस्टेंट होगा फॉर वन कलर ऑफ लाइट, क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो इस वजह से हर कलर की स्पीड अलग अलग होती है। इस वजह से एक ही कलर के लिए ये रूल वैलिड होगा अगर एक ही कलर आप कलर की डालेंगे। अगर आपने कहा रेड डाल दिया और उसी एंगल में आपने ब्लू डाल दिया, अगर आपने ब्लू डाला मान लीजिए इसी एंगल पर, तो जैसे सेकंड आपने ब्लू लाइट ले ली, अब ब्लू आपने डाला 30 डिग्री पे, तो जरूरी है कि आर उसका कुछ चेंज हो जाए, हो सकता है 15 डिग्री ही आ जाए, तो फिर एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मान लीजिए हमारी एन की वैल्यू आ जाती 1.7, तो देखिए आपने इंसिडेंट तो 30 डिग्री पे किया रेड को भी और ब्लू को भी, लेकिन रिफ्रैक्शन अलग अलग हो गया क्योंकि इनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, तो इस वजह से रिफ्रैक्शन भी अलग अलग होता है और उनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक ही कलर को, दो कलर को एक ही एंगल पर डाला है, तो उनका रिफ्लेक्शन अलग अलग होगा। तो यही यहाँ पे जो स्नेल का रूल जो लोग कहते हैं, एंगल ऑफ साइन एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। बट इसमें एक चीज ये भी लिखना पड़ेगा आपको लॉ में, बट फॉर द सेम कलर ऑफ लाइट, ये सेम कलर ऑफ लाइट के लिए रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 1.2 आ रहा है तो हमेशा 1.2 ही आएगा। बट अगर कलर दूसरा हो गया तो उसका जो ये रेशियो है वो कांस्टेंट है। अब ये रेशियो जो है इसको कांस्टेंट तो कह दिया हमने, लेकिन ये क्या चीज दे रहा है हमको? तो आंसर है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है। ये जो साइन आई बाई साइन आर है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो कर रहा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कितने टाइम्स उसका डेविएशन होता है या कितना रिफ्रैक्शन होता है। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है तो हम लिखते हैं 1μ2, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2, ऐसे भी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसी कांस्टेंट को ही ये बोलते हैं। 1μ2 का मतलब क्या हुआ कि लाइट हमारी पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। यहां पर लाइट हमारी पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। अगर लाइट हम ऐसे डालेंगे तो हमारा जो एंगल ये वाला है ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, यानी साइन आर हमारा इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। अगर रिवर्स करते हैं, हम लाइट को ऐसे डालते हैं तो ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, तो इसको हमने आर नाम दे दिया, तो साइन आर। अब ये क्या चीज होगा 2 से 1 में, तो इसको कैसे लिखेंगे 2n1, यानी लाइट हमारी कहां जा रही है, ये क्या चीज बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से 1 की तरफ हो रहा है, यानी लाइट हमारी कहां इंसिडेंट हो रही है 2 से 1 में। तो इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब इसकी डिफिनेशन भी बनती है। देखिए हमने आपसे क्या बताया, लाइट की जो स्पीड है, मान लीजिए ये एयर है सपोज और ये वाटर है। अब अगर एग्जामिनेशन में आए कि भाई इसको डिफाइन करिए, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो अब देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे। पहले मीडियम में जो स्पीड लाइट की है उसको हमने क्या ले लिया, साइन आई और साइन आर जो बन रहा था, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इस साइन आई बाई साइन आर होगा 1μ2 या 1n2। तो इसको जो हम लोग कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कहा जाए डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पहले मीडियम में
स्पीड ऑफ लाइट c थी, क्योंकि एयर है तो एयर में हमने c ले लिया, और यहां पर स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो सकती है, उसको हमने v ले लिया। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बन जाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ये बन जाएगा। तो ये डिफाइन कैसे करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, कि डिफाइन करने का तरीका ये है कि किसी एक, हो सकता है ये एयर ना हो, कुछ और मीडियम हो, ये ग्लास हो सकता है, कांच हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, कुछ भी होगा। तो यहाँ फिर आप C/V नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए ऊपर ये वाटर आ जाता है, ये ग्लास आ जाता है, और नीचे हमारा आ जाता है वाटर, तो आप कैसे लिखोगे, ग्लास से वाटर में जा रहे तो GNW ऐसे लिखा जाएगा। 1N2 फिर नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे ग्लास से वाटर, तो ग्लास टू वाटर। तो इसमें स्पीड हमारी क्या मान लीजिए V1 है, और इसमें स्पीड हमारी V2 है, क्योंकि C नहीं रहा ना, एयर तो रहा नहीं। एयर में हम C इस्तेमाल करते हैं, और C की वैल्यू हम जानते हैं 3 × 10⁸ होती है, ये सबको पता है। लेकिन अगर ग्लास में स्पीड V1 है और वाटर में स्पीड V2 है, तो इस स्पीड के रेशियो को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। तो आप कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम या अदर मीडियम। तो ये रिफ्रैक्शन होगा। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कई सारे फार्मूले जो बनते हैं, ये इसके फार्मूले बहुत सारे हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ये कंफ्यूजन दूर करेंगे। और ये उम्मीद है समझ आया होगा। तो क्लास 10 के बच्चों के लिए स्पेशल है, क्लास 11 12 के लिए नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हालांकि क्लास 11 12 वाले बच्चे पढ़े तो कोई बुराई नहीं है, जिनका बेसिक नहीं तैयार है वो नए कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।